अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है वो जुलाई 2024 बायोलॉजी का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमसीक्यूज़ जो है वो 10 मार्क्स के लिए है और हर एमसीक्यूज़ के ऊपर अगर हमने अच्छे खासे मार्क्स ले लिए तो हमारा परसेंटेज भी जो है वो बढ़ सकता है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला सवाल कि एक दाला नबातात के जुनैन में रास जुनैन का हिफाजती गिलाफ मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग शीट खाली जगह कहलाता है। तो स्टूडेंट, अगर हम लोग पेज नंबर हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 20 पर जाएं तो हम लोगों को जो है स्टूडेंट इसका आंसर जो है वो मिल सकता है। यहाँ देखें, आपके सामने जो है वो सफ़ा नंबर 20 जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। आखिरी वाली लाइन देखें यहाँ पे स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोगों को ये दिखेगा कि अखवे की हिफाजती गिलाफ को कोलियोप्टाइल और जो बुनियादी जड़ है, ये भी स्टूडेंट सवाल आ सकता है कि बुनियादी जड़ को जो है वो कोलियोराइज़ा कहा जाता है। तो कोलियोराइज़ा और कोलियोप्टाइल याद रखें, ये जो है वो यकदाला नबातात की खसूसियात में से है। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यकदाला नबातात के अंदर ये जो उसका जुनैन है, इसकी जो बालिदगी है, इसके अंदर आपको कोलियोप्टाइल भी दिखेगा और यहाँ पर आप लोग कोलियोराइज़ा ये भी जो है वो देख सकते हैं। तो अखवे की हिफाजती गिलाफ, जिसे हम लोग रास जुनैन कहते हैं, याद रखें वो, और बुनियादी जड़ डेट इज़ कोलियोराइज़ा। इस तरीके से आपको ये सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। ऑप्शन जो है वो बदल सकते हैं, सवाल बदल सकता है। याद रखें, हर एमसीक्यूज़ के ऊपर जो है वो उसके ऑप्शन के ऊपर एक एक क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो हम लोग जो है ये सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो डील कर पाएँ, ये ज़रूरी है हमारे लिए। उसी तरीके से स्टूडेंट, अब जो है वो हमारा दूसरा सवाल कि मरकज़ी पारा सेंट्रोमियर के इस्तेमाल होने वाली हम मायनी इस्तिलाहात क्या हैं। हम मायनी मतलब इसको किसी और नाम से जो है वो बोला जाता है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर डायग्राम में अगर हम लोग देखें कि सेंट्रोमियर जो कि क्रोमोसोम का जो है वो हिस्सा है, मरकज़ी पारा जिसे हम लोग कहते हैं, तो हम लोग हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 94 के ऊपर अगर जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोगों को इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ये देखें सफ़ा नंबर 94 यहाँ पर आप देखें, यहाँ देखिए नीचे से जो है वो तीसरी लाइन आपको दिखाई दे रही है कि एक आम क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड्स पर मुश्तमिल होता है और जो एक दूसरे से सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना जो है वो लिखा हुआ है, लेकिन ये जो सेंट्रोमियर है, इसे सवाल में पूछा गया है कि इसका जो हम मायनी, इसका दूसरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इसे हम लोग इब्तिदाई इंक़िज़ाब, ठीक है, इब्तिदाई इंक़िबाज़ जो है वो कहते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इब्तिदाई सुकड़ाव भी इसे कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को ये जवाब जो है वो आसानी से मिल सकते हैं। याद रखें स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन सवालात जो है वो बीच बीच से भी पूछे जाते हैं जो कि डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम लोगों ने अगर किताबों से इसे पढ़ा है तो हम लोग कहीं ना कहीं इसे याद रख पाते हैं। तो आपको इस तरीके से जो बेसिक्स है इसे जो है वो आपको अंडरलाइन भी करनी है। उसी तरीके से स्टूडेंट, चले हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल हमारे पास है कि प्रोटीन को, है ना, जो प्रोटीन हम लोग जिसको हज़म करने वाला जो खामरा है वो कौन सा है। तो याद रखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने इसे जो है वो एक जो है एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, एवरी मैक्लियोड मैककार्थी का एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर डीएनए जीनियाती मादा है, इसे साबित करने की कोशिश की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 116 यहाँ पर अगर हम लोग जाते हैं तो स्टूडेंट याद रखें हम लोगों को जवाब बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो पेज नंबर 116 116 पे हम लोग आते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग देखें तो स्टूडेंट ये देखिए, यहीं पर जो है वो आपको दिखा दिया गया। एक 116 पे देखिए, वहाँ पे आपको जो है वो एक एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है। अब एक्सपेरिमेंट में ऊपर से दूसरी लाइन में देखें आप कि इन्होंने ये भी दरियाफ्त किया, मतलब ये एवरी मैक्लियोड मैककार्थी ने
कि प्रोटीन को हज़म करने वाला खामरे प्रोटीएज और आरएनए को हज़म करने वाले खामरे आरएनएज ये जो है वो असरअंदाज होते हैं। मतलब हम लोगों को ये सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाएगा कि प्रोटीन को हज़म करने वाले खामरे ये प्रोटीएज कहलाते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, इस तरीके से भी सवालात जो है वो पूछे जा रहे हैं। हम लोगों को हर तरीके से जो है वो तैयार रहना है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि उस अमल के ज़रिए नौ मनवा मतलब स्पर्मेटिड्स फ़आल क्रोमनवा मतलब स्पर्मेटोज़ोआ की शक्ल में मुंतकिल होता है। तो स्टूडेंट ये सवाल जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से लिया गया, जहाँ पर स्पर्म का बनना मतलब मनवे का बनना ये शामिल है, लेकिन इसमें एक स्टेप पूछा है, एक मरहला पूछा है। चलिए आइए देखते हैं। सफ़ा नंबर 46 पे स्टूडेंट हम लोग अगर पहुंचते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये सवाल जो है वो हमारे सामने है। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप इसे गौर से देखें तो हम लोगों को इसके अंदर जो स्पर्म के बनने का मरहला है वो पूरा दिया हुआ है ना। प्राइमॉर्डियल सेल है, स्पर्मेटोगोनिया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो स्पर्मेटिड्स है ना, तो जो मरहला दिया हुआ है वो मरहले को अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये देखिए जो स्पर्मेटिड दिया गया है कि स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोज़ोआ, मतलब ये जो मरहला है अगर इसे हम लोग गौर से देखें तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इतना मरहला जो है असल में ये स्पर्मियोजेनेसिस है। तो स्टूडेंट डायग्राम बेस्ड हम लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आता है। बिल्कुल क्वेश्चन जो है वो उसी अंदाज में है कि पूरा का पूरा मरहला, जैसे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई इसका जो ऑप्शन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस भी हो सकता है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट यहाँ पर सवाल जो पूछा गया है वो है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोज़ोआ में कन्वर्शन, और इतने मरहले को उसने यहाँ पे बता दिया है और ऑप्शन में ये मौजूद है स्पर्मियोजेनेसिस। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, डेट इज़ स्पर्मियोजेनेसिस। तो इस तरीके से स्टूडेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जिससे हम लोगों को जो है वो तैयार रहना। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है कि सिनती मेलानियत इंडस्ट्रियल मेलानिज़म की एक बहुत अच्छी मिसाल है। तो स्टूडेंट देखें, हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो कुदरती इंतखाब में पढ़ा था बिस्टन ब्यूटिलेरिया, जो चट्टानों के ऊपर जो है वो रहते थे और उनमें किस तरीके से जो है वो तवाफुक हुआ और वो किस तरीके से जो है वो इनमें बदलाव हुआ। तो स्टूडेंट पेज नंबर जो है वो हम लोग देखें, पेज नंबर 166 की तरफ हम लोग जाते हैं। ये देखें बहुत ही सिंपल, ये है पेज नंबर 166। ये देखिए सवाल में स्टूडेंट देखे दिया गया कि सिनती मेलानियत इंडस्ट्रियल मेलानिज़म जो है वो एक मिसाल के तौर पर लेकर कुदरती इंतखाब के तसव्वुर की वजाहत कीजिए। मतलब एक सवाल दिया ही हुआ है और ये मशकी सवालात में से कि मतलब कुदरती इंतखाब हुआ कि जो भूरे रंग के जो सफ़ेद पंखों वाले जो कीड़े थे बिस्टन ब्यूटिलेरिया, उनकी तादाद जो है वो पहले के मुकाबले कम है क्योंकि वो चट्टानों पर जो है वो छुप नहीं सकते। दगड़ फूल मतलब लाइकेन के ऊपर पहले वो रहते थे, लेकिन आलूदगी की वजह से चट्टानें जो है वो काली पड़ गई और उसके बाद जो ब्लैक वाले जो कीड़े थे बिस्टन कार्बोनेरिया है ना, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इनका नंबर आ गया। आज इनकी तादाद ज़्यादा है क्योंकि अब लाइकेन जो है वो चट्टानों के ऊपर रहते नहीं, पेड़ों के ऊपर जो है वो अब वो नहीं रह सकते क्योंकि वो पॉल्यूशन आलूदगी को ज़ाहिर करने वाले हैं। तो जहाँ आलूदगी होती है वहाँ पे लाइकेन ग्रो नहीं होते। तो आज जो है वो सिनती मेलानियत की वजह से जो ब्लैक वाले जो कीड़े हैं वो आज तादाद में ज़्यादा है बनिस्बत भूरे और सफ़ेद पंखों वाले कीड़ों के। तो इस तरीके से ये कुदरती इंतखाब है और ये एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो इस तरीके से देखिए सवाल के ऊपर जो है वो सवाल बन रहा है
क्योंकि सवाल MCQs का है, इसीलिए शुरू। उसके बाद स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ आते हैं हम लोग। हमारा अगला सवाल जो है वो जड़ों में दबाव की कद्र वैल्यू ऑफ रूट प्रेशर +1 और +2 बार है जो पानी को खाली जगह ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफ़ी। तो ये स्टूडेंट जो है वो लेसन नंबर 6 से लिया गया है, और जहाँ पर पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो तजुर्बात किए गए, जो एक्सपेरिमेंट किए गए, उसके ऊपर जो है ये सवाल पूछा गया है। अब इसके अंदर जो जवाब है उसे भी हम लोग देखते हैं कि भाई कितने मीटर ऊंचाई तक ये पानी पहुंच जाएगा जबकि उसकी कद्र +1 और +2 बार। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 198 पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको बुक का रेफरेंस इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग जो है इस किताब की अहमियत को जो है वो समझें, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। पेज नंबर 198 में देखें, ये देखिए बहुत ही आसान, बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन ये आंसर जो है वो मिलेगा। यहाँ देखिए स्टूडेंट, जड़ के दबाव की कीमत +1 से +2 बार होती है जो कि 10 से 20 मीटर ऊंचाई तक पानी पंप करने के लिए काफ़ी। तो स्टूडेंट देखिए बिल्कुल 20 से सवाल आया। MCQs इसी तरीके से होते हैं, आपको जो है वो एक फ़िगर जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आंसर आपको मिल गया कि ये 10 से 20 मीटर की ऊंचाई तक पानी पंप करके जो है वो फेंक सकता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट और भी सवाल यहाँ पर दिए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि खाली जगह खुलियाती टुकड़े सेलुलर फ्रैगमेंट्स हड्डी के गूदे के बड़े खुलियात मतलब मेगा कैरियोसाइट से तैयार होते हैं, है ना। तो अब ये खुलियाती टुकड़े सेलुलर फ्रैगमेंट जो कि हड्डियों के गूदे के बड़े खुलियात से तैयार होते हैं, अब ये कौन है? तो हम लोग इसी जो है वो किताब में इसका जो है वो आंसर जो है वो देखते हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग अगर किताब पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता भी चलेगा कि ये चीज़ें जो है वो किस सबक से, कौन से पोर्शन से, सवालात से जो है वो ली गई हैं। तो आइए स्टूडेंट आते हैं हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 266 पे। ये देखिए बहुत ही आसान सवालात हम लोगों को जो है वो समझने होंगे। सवाल अगर हम लोग समझ आ जाता है तो हम लोग आसानी से उसके जवाब जो है वो लिख भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है कि थ्रोम्बोसाइट, ये देखिए खुलवी टुकड़े हैं जो बड़े खुलियात से तैयार होते हैं। अब बड़े खुलियात को तो हमने बोल दिया मेगा कैरियोसाइट। यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये हड्डी के सुर्ख गूदे में तैयार होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो तैयार होने वाली चीज़ असल में खून के प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहलाएंगे, इन्हें थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी पे, थ्रोम्बोसाइट। चलिए स्टूडेंट और भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके के बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। अगला सवाल है कि डोपामिन का तनज़्ज़ुल डीजेनरेशन मरकज़ी असबी निज़ाम CNS में असबी खुलियात पैदा करता है जिसकी वजह से खाली जगह का मर्ज़ लाहक होता है। अब ये सवाल जो है वो मरकज़ी असबी निज़ाम मतलब हिस्सा दुआम की किताब से है। अगर हम लोग देखें डोपामिन का तनज़्ज़ुल दिया हुआ है पेज नंबर 38। अगर हम लोग इस पेज पर जाते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो मिलता है। चलिए आज हम लोग पेज नंबर ये देखिए पेज नंबर 38। ये देखिए स्टूडेंट बिल्कुल जवाब जो है वो आपके सामने कि CNS में डोपामिन तैयार करने वाले न्यूरॉन का बिगाड़ ये पार्किंसन बीमारी का सबब बनता है।
तो आप ऑप्शन में स्टूडेंट जो है वो देख सकते हैं, ऑप्शन में आपका जो है वो पार्किंसंस डिसीज़ रेशे का मर्ज जिसको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें जो है वो दिया गया है। तो याद रखिए स्टूडेंट, पार्किंसन डिसीज़ को जो है वो लड़खड़ाहट की बीमारी भी कहा जाता है। आपको जो है वो पेपर में टर्मिनोलॉजी जो है वो थोड़ी सी चेंज मिल सकती है, हर बार जो है ये बदलती रहती हैं। हमने कोशिश किया है कि हर तरीके की टर्मिनोलॉजी आपके सामने हो। उसके बाद स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी हमारा कि दी गई शक्ल में ए, बी और सी मराहल के सही नाम का इंतखाब करके लिखिए। अब इसमें स्टूडेंट देखें, एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में हम लोगों को ए, बी और सी ये मराहल जो है वो बयान करने। यस, तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ये ग्राफ तो हमको याद होना चाहिए कि इसके अंदर शुरू में जो है वो लैग, लॉग और बाद में स्टेशनरी, मतलब वक्फ़ा, लॉग और साकिन हालत, ये हम लोगों को मिलती है। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं किस पेज पे इसका जो है वो आंसर हम लोग हमारे पास लिखा हुआ है। तो हम लोग आते हैं हिस्सा दुआम के सफ़ा नंबर 178 पर। देखिए 178, ये देखिए बिल्कुल यहाँ पर आपको जो है वो ये ग्राफ दे दिया गया है। शुरू में जो है वो लैग फेज़, बाद में लॉग फेज़ और उसके बाद साकिन हालत जो है वो स्टेशनरी फेज़ कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखें स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, बहुत सारे डायग्राम बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम बआसानी इसका आंसर जो है वो कर सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट एक और सवाल है कि रिवेट पोपर का नज़रिया बयान करता है। भाई क्या बयान करता है? मतलब रिवेट पोपर मतलब उसने जो है वो ये नज़रिया बताया कि जो दुनिया है ये बहुत सारे जानदार से भरी पड़ी, जानदार गैर जानदार सब। मतलब उन्होंने बताया कि दुनिया की हर स्पीशीज़, हर अनवा को अगर मिला दिया जाए, है ना, तो वो एक एरोप्लेन बन जाती है। मतलब कि एक एरोप्लेन जो है, अब समझिए इसको, कि एक एरोप्लेन जो होता है वो बहुत सारे कीलों से, मतलब बहुत सारे कीलों की मदद से वो एक एरोप्लेन तैयार होता है। उसका कॉकपिट अलग होता है, उसका टेल रीजन अलग है, जहाँ उसका बेस है वो अलग है, उसके विंग्स अलग हैं, सब। तो ये नज़रिया जो है वो हमको ये बताता है, यानी उन्होंने इस चीज़ को मवाजना किया है कि पूरी दुनिया जो है वो एक एरोप्लेन है और इसके अंदर रहने वाली हर एक स्पीशीज़, हर एक अनवा एक एक कीला है। मतलब अगर किसी भी कीले को अगर हमने निकाल दिया तो एरोप्लेन को ख़तरा होगा। मतलब हमारा जो हयातियाती तनव है, जो बायोडाइवर्सिटी है, ये उसकी अहमियत को बयान कर रहा है कि मतलब जो एरोप्लेन जिस तरीके से हवा में उड़ता है, सारे कीले बराबर है, सब कुछ है, तो कोई ख़तरा नहीं है। ख़तरा कब होगा? जब कुछ कीले उसमें से निकल जाएं। तो इसी तरीके से हयातियात में, हयातियाती तनों में, जानदारों में जितनी डाइवर्सिटी है, उन सब का ज़मीन पर रहना, ये हमारे हयातियाती निज़ाम को बरकरार रखे हुए, इकोसिस्टम को तवाज़ुन में रखे हुए। अगर कोई चीज़ें कम होती हैं तो इसका ख़मियाज़ा सबको भुगतना होगा। तो याद रखें स्टूडेंट, इसी तरीके से आपको पेपर में जो है वो लिखा भी हुआ है। हम लोग जो है वो सफ़ा नंबर 206 पे जाते हैं तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो ये मिलेगा, जो लेसन नंबर 15 से लिया गया है ये, जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पूरा एक लेसन है। तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए सवाल नंबर 12, रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। बिल्कुल पहले लिखा हुआ है कि स्टैनफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले माहिर माहौलियात वाउल ऑलरिच ने हयातियाती तनव की अहमियत को वाज़ह करने के लिए एक मफरूज़ा पेश किया जिसे रिवेट पोपर हाइपोथेसिस कहते हैं। तो याद रखें स्टूडेंट, बिल्कुल पेपर में भी वैसा ही लिखा हुआ है कि तनव की अहमियत को बयान करने वाला है रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। तो इस तरीके से स्टूडेंट
बहुत सारे इसके अंदर जो है वो इसी तरीके के सवालात के जवाब आपको मिलेंगे। आप जो है वो किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ें, समझें उसको, क्वेश्चंस को रटना नहीं है। आप जो है वो जवाब को अच्छे तरीके से पढ़ें, उसी में से आपको 1 मार्क के, 2 मार्क के, MCQs के बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। तो आगे और भी जो है वो हम लोग इसके सवाल के जवाब कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।